तो दोस्तों अगर बात करें ना तो लग रहा है कि जो वन प्लस है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े मेजर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट निकल कर आई है जो वन प्लस के को फाउंडर कार्ल पे उन्होंने कंपनी लीव कर दी है। वेल देखा जाए तो जो रिपोर्ट आई थी ना ये आई थी सबसे पहले रेडिट पे एक स्क्रीनशॉट होता है जो कि इंटरनल टीम के बीच में जो ईमेल सर्कुलेट किए जाते हैं ना वो लीक हुआ था, और उसको देख के पता चलता है कि जो कार्ल पे है ना वो वन प्लस लीव कर रहे हैं और वो लग रहा है कि वो अपनी जो एक नया खुद का जो होता है ना वेंचर वो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इस काफ़ी सारे अलग अलग सोर्सेस से कंफर्म हो चुकी बात, टेक क्रंच ने भी कंफर्म कर दिया, एंड्रॉइड सेंट्रल ने भी कंफर्म कर दिया, वो सारी बातें हो चुकी है। लेकिन वन प्लस ने आके खुद अकेले करके नहीं बताया है, मतलब कि वन प्लस का ये कहना है वी आर नीदर कन्फर्म नॉट डिनाइंग, मतलब वो ना वो कन्फर्म कर रहे हैं कि कार्ल पे छोड़ रहे हैं और ना ही ये बात बता रहे कि कार्ल पे ने नहीं छोड़ी है। तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद आने वाला जो इवेंट यानी कल इवेंट होने वाला है वन प्लस 80 का, तब आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। और कहीं कुछ इस टाइप की बातें तो नहीं हो सकती कि वन प्लस छोड़ के कार्ल पे ज्वाइन कर ले वन प्लस का जो नॉर्ड है उसे, यानी कि नॉर्ड को एक सब ब्रांड बना दे वन प्लस और नॉर्ड को ज्वाइन कर ले कार्ल पे। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि कहानी तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। लेकिन अभी हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई ना उससे तो बस यही पता चल रहा है, और ये भी हो सकता है वो कंप्लीटली लीव कर दो, जो वन प्लस है जिस तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर रही है वो करती रहे। खैर ये कुछ बातें हो जाती है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात पता चली कि जो वन प्लस की वॉच आने वाली थी ना वो अभी नहीं आने वाली, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको आने में, वो एंड मोमेंट पर थोड़ी कैंसिल हो गई है। लग रहा है कि 26 अक्टूबर को जो दूसरा इवेंट होने वाला है वहाँ पे उसे शोकेस किया जाए, और लग रहा है कि जो 26 अक्टूबर को जो इवेंट होगा नॉर्ड वाला वो आखिरी इवेंट होगा वन प्लस की तरफ से फिलहाल के समय में। अभी के समय में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग बातें वगैरह चल रही हैं, देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। लेकिन ये भी है कि जो वन प्लस है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रही है, देखते क्या रहता है इवन 80 के लिए। और अगर आप लोगों को एक्साइटमेंट हो, अगर 80 की प्राइसिंग जानना चाहते हो तो आप लोगों को बता सकता हूँ। जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो है 43,000 रुपीज़ और एक 46,000 रुपीज़। जी हाँ, ये कुछ प्राइसिंग होने वाली वन प्लस 80 की, जो कि एग्जैक्ट वन प्लस 8 की प्राइसिंग को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि वन प्लस 8 के अंदर माइनर चेंजेस करके 80 लेके आ रहे हैं। कल जब लॉन्च हो जाएगा तो शायद कल रात को लॉन्च होने वाला है, तो परसों सुबह हम इसके बारे में बात करेंगे। और कल वैसे हम बात करने वाले हैं आईफोन के ऊपर, क्योंकि जो आईफोन है ना वो आज रिलीज़ होने वाला है। अगर आप 13 अक्टूबर को वीडियो देख रहे हो तो आज एप्पल का इवेंट है, 10:30 बजे से इवेंट होने वाला है, जाके देख सकते हो। एप्पल की वेबसाइट और यूट्यूब पर भी वो लाइव होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक है, देखते हैं आने वाले समय में वन प्लस की क्या कहानी रहती है। लेकिन काफ़ी बड़ी चीज़ है कि जो कार्ल पे है ना उनके बारे में एक बात बता सकता हूँ आपको कि एग्जैक्टली इंडिया में जो एक्सपेंशन वगैरह उन्होंने किया है ना वो कार्ल पे का दिमाग था वहाँ पे। इवन नॉर्ड लाइनअप के पीछे भी कार्ल पे का दिमाग था। अगर आप लोगों ने न्यू बिगनिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं या फिर इसका जो देखा ना वन प्लस नॉर्ड के साथ एक इंटरव्यू हुआ था MKBHD और कार्ल पे के बीच में नॉर्ड के टाइम पे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा था प्रोजेक्ट टीम के अंदर भी। देखते हैं आने वाले समय वन प्लस की क्या कहानी रहती है। वैसे आप लोग क्या लगता है बात नीचे कमेंट बता सकते हो आप। और इसी के साथ ही बात करता हूँ, आज वीवो ने अपना नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करते हैं, वो है वीवो का V20। अब बात करें तो प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो वीवो के लिए तो काफ़ी सही है, क्योंकि वीवो से हम कभी एक्सपेक्ट करते नहीं थे, क्योंकि V19 712 प्रोसेसर के साथ या 28,000 या 29,000 का रिलीज़ किया था। ये 25,000 का फ़ोन है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज में स्नैपड्रैगन 720G है। इसके अंदर आपको एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, 44 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा जिसमें आपको आई ऑटो फोकस देखने को मिलता है, पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरा, 4000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। देखा जाए तो गैलेक्सी M51 का एक अच्छा कॉम्पिटिटर साबित हो सकता है ये। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ऑनलाइन के हिसाब से काफ़ी सही फ़ोन है, क्योंकि 20,000 में स्नैपड्रैगन 720G के साथ Realme 7 Pro देखने को मिलता है। हालांकि उसमें 65 वॉट की चार्जिंग है, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको बेटर सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, लुक्स और डिज़ाइन भी बेटर देखने को मिल रहे हैं और प्रोसेसर भी सेम देखने को मिल रहा है, और ऑफलाइन का फ़ोन है तो काफ़ी सही कीमत हो जाती है। वैसे देखा तो इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर देखने को मिलता है। फिलहाल के समय में वीवो ने अपना V20 ही रिलीज़ किया है 25,000 रुपये में। अब लग रहा है कि शायद 20, 21 या 22,000 में आपको V20 ऐसी देखने को मिल जाए, स्नैपड्रैगन 665 वाला। वो मेरे को लगता है कि शायद इतना एक्साइटिंग फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 इतना एक्साइटिंग चिपसेट नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा एक्साइटेड होकर वीवो अपना V20 Pro ले आती, क्योंकि उसके अंदर आपको 30, 31 या 32,000 रुपीज़ में देखने को मिल सकता है। अगर इस टाइप की चीज़ें होती है ना तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। लेकिन फिलहाल के लिए बात की जाए तो ये इंडिया का पहला फ़ोन हो जाता है, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 देखने को मिल रहा है। देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है।
बस ठीक है, चलो इसी टाइप से अगर ये लोग काम करते रहे अच्छा तो अच्छी बात रहेगी। मेरे को लग रहा है कि जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री थी ना, अभी पेंडेमिक या लॉकडाउन के बाद जो थोड़ी सी ऊपर खाबड़ हो गई थी, ऊपर नीचे जा रही थी प्राइसिंग किसी फ़ोन की, एकदम से हाई और एकदम से लो जा रही थी, अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा जल्दी देखने को मिल रही है। और आपको फ़ोन्स है ना, अब दोबारा से लग रहा है कि वैल्यू फॉर मनी फ़ोन्स है ना, दोबारा से देखने को बहुत अच्छी तरीके से मिलने लगेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में इसकी पूरी कहानी क्या रहती है। खैर इसी के साथ ही बात करते रियलमी के बारे में। अब रियलमी ने देखा तो मल्टीपल फोन्स को लॉन्च किया अपने Q सीरीज के अंदर। अगर हम बात करें तो Q2 लॉन्च किया, Q2i लॉन्च किया, Q2 Pro लॉन्च किया। सबसे बड़ी बात है तीनों ही फोन के अंदर 5G देखने को मिल रहा है, और जो Q सीरीज है ना वो भी चाइना स्पेसिफिक है। और बात करें तो इनके अंदर आपको MediaTek का Dimensity चिपसेट देखने को मिलता है। अगर Q2 Pro की बात करें तो यहाँ पे आपको MediaTek का Dimensity 800U चिपसेट देखने को मिलता है। Q2 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek का वही सेम Snapdragon 800U चिपसेट, और 720 देखने को मिलता है Q2i के अंदर। प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करें तो Q2 Pro की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 799 युआन, यानी कि लगभग 19,000 रुपीज। लेकिन भाई Realme Q2 की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 1299 युआन, यानी कि लगभग 14,000 रुपीज। और जो Q2i है ना 5G फोन, उसके अंदर आपको 998 युआन से उसकी प्राइसिंग होती है, लगभग 11,000 रुपए के अराउंड। मतलब देखा जाए तो Realme ने ऑलरेडी सबसे सस्ता 5G फोन निकाल चुकी है चाइना के अंदर विथ MediaTek Dimensity चिपसेट, और लगता है कि शायद इसी टाइप के चिपसेट के साथ ये इंडिया में भी एंट्री ले सकते हैं। माधव शेठ ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि MediaTek एक ऐसे चिपसेट के ऊपर काम कर रही है, मतलब MediaTek के साथ वो एक ऐसे फोन के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें आपको MediaTek का Dimensity 800 सीरीज का कोई प्रोसेसर देखने को मिल जाए। 20,000 रुपीज़ के आसपास इसकी कीमत हो सकती है, स्पेशली 20 से 25,000 के बीच। और ये फोन शायद Realme X7 या कोई दूसरा फोन हो सकता है जो आपको देखने को मिले। फिलहाल के लिए Realme की जो Q सीरीज है वो चाइना एक्सक्लूसिव है, लेकिन देख के एक हिंट मिलता है कि अगले साल आप 10, 11, 12,000 रुपए में एक 5G फोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइना के अंदर ये चीज़ फीजिबल हो गई है, अब लग रहा है कि बस इस चीज़ को इंडिया में भी इंप्लीमेंट करना है। खैर इंडिया में बस इंडिया का जो ऑक्शन होता है ना उसका वेट किया जा रहा है। एक बार इंडिया में अगर 5G का ऑक्शन अगर हो जाता है उसके बाद आप कह नहीं सकते आपको बहुत ही जल्दी 5G देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें 2016 की स्टार्टिंग में तब सब लोग कहते थे कि 4G लेने की ज़रूरत नहीं, या फिर 4G है ना कोई बड़ा सेलिंग पॉइंट नहीं था फ़ोन के अंदर। लेकिन 2016 जैसे ही ख़त्म हुआ सारे 3G फ़ोन्स बेकार हो गए, सबको अपने फ़ोन के अंदर 4G चाहिए, रातों रात कहानी बदल गई थी। लग रहा है कि ऐसा कुछ रातों रात आपको भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाए 5G के अंदर। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती है इस टाइप की। इसके साथ ही पता चला है कि iPhone 12 जो कि आज लॉन्च होने वाला है उसके अंदर पता चला है कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग आईफोन होगा ना वो बीच वाला iPhone 12 होगा, जिसमें आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले होगा, और साथ ही साथ जो छोटा iPhone 12 मिनी होगा उसमें अंदर 5.4 इंच का जो डिस्प्ले है ना वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन जो बीच वाला आईफोन है वो काफ़ी ज़्यादा बिकेगा, इवन एप्पल की भी प्रेडिक्शन है। इसके साथ ही 12 Pro Max भी रहेंगे, लेकिन एग्जैक्टली देखा तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मेनली जो फ़ोन जो मेरे को लग रहा है ना जो बेस्ट सेलिंग फ़ोन होगा वो iPhone 12 भी होने वाला अभी के समय में। अभी के समय में बात करें तो इंडिया का प्राइस लगभग 60-65,000 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप लोग क्या लगता है इंडिया की प्राइसिंग क्या हो सकती है जो बेस iPhone 12 मिनी होगा, मतलब स्टार्टिंग प्राइस क्या 60,000 के नीचे होगी या 60,000 के ऊपर होगी? ये बात आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ ही बात यह कि जियो से रिलेटेड की जो जियो है ना वो पहला ऐसा इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया जिसके पास 40 करोड़ सब्सक्राइबर है, 40 करोड़ पेड सब्सक्राइबर्स को कैप्चर कर लिया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होती है। वहीं बात करें तो वोडाफोन आइडिया जिसका वी नाम का जो ऐड चलता रहता है, उन्होंने जुलाई 2020 में 37.26 लाख सब्सक्राइबर खोए हैं, और जियो के पास 40 करोड़ सब्सक्राइबर, काफ़ी सही नंबर है। और इसी के साथ ही कल मैंने आपसे बात करी थी कॉलकॉम की नए चिपसेट ये स्नैपड्रैगन 875 के बारे में, जिसके ऊपर एक नया फ़ोन आने वाला है। तो उससे रिलेटेड एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है, वो ये है कि स्नैपड्रैगन 875 के साथ वो अपना एक रेफरेंस फ़ोन बनाएंगे जो कंपनीज़ को दिखाएंगे, जिससे देखिए कंपनीज आइडिया ले सकते हैं और अपने फ़ोन में वो फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकती है। लेकिन ये भी हिंट है कि हो सकता है कॉलकॉम अपना खुद का फ़ोन भी शोकेस कर दे। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 875 हो सकता है इस फोन का जो अनाउंसमेंट है ना 1 दिसंबर 2020 को देखने को मिले, क्योंकि उस दिन उसकी जो कॉलकॉम की जो कॉन्फ्रेंस है वो है, उस दिन वो स्नैपड्रैगन 875 अनाउंस करने वाले, स्पेशली 700 सीरीज में भी 775 ऐसा कोई नया चिपसेट भी वो अनाउंस करेंगे। तो देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है। और इसी के साथ ही फाइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे को यहाँ पता चली कि जो स्टीव जॉब्स थे ना वो एक ज़माने में पूरी तरीके से कन्विंस हो गए थे कि आईपैड और आईफोन के अंदर इंटेल का चिपसेट डाला जाए, यानी कि इंटेल का जो एटम प्रोसेसर है वो कम्प्लीटली रेडी थे कि आईफोन और आईपैड के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए।
लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी सारे कंपनीज के लोग ये समझते थे कि एग्जैक्टली इंटेल का प्रोसेसर उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, और उन्होंने स्टीव जॉब्स को कन्विंस किया और ये बोला कि क्यों ना अपना खुद का प्रोसेसर डेवलप करे। यानी कि उनके पास दो ऑप्शन थे, एक तो वो इंटेल के साथ काम करे और अपने फ़ोन और आईपैड के हिसाब से स्पेशल प्रोसेसर्स को डेवलप करवाए जिन्हें वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ कर सके। अब इसका नुकसान ये रहता है कि इंटेल को इतना खर्चा करके सिखाएंगे और फिर इंटेल क्या करेगा कि ये टेक्नोलॉजी अपने कॉम्पिटिशन वाले फ़ोन्स को भी बेचेगा, यानी कि जो आईपैड और आईफोन के कॉम्पिटिटर में जो प्रोडक्ट्स है यानी कि सैमसंग वगैरह के, उन तक भी टेक्नोलॉजी जाएगी। तो इससे बेटर सोचा कि थोड़ी थोड़ी जो नई चिप बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको हम एक्वायर करते हैं, खुद की चिप डेवलप करते हैं। फिर आपको एप्पल की A4 चिप देखने को मिली, रिसेंट में एप्पल की A14 बायोनिक चिप, और नहीं तो एप्पल के सिलिकॉन के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और फाइनली जाते जाते आप लोग कुछ कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हितेश कुमार भाई का कमेंट है कि वाई एप्पल कंसिडर $1 एज ₹100, एक्सप्लेन द एक्साइज ड्यूटी एंड GST एंड अदर फैक्टर। देखो यार, यहाँ पे दो चीज़ें रखती हैं। एग्जैक्टली यूएस में जो आप प्राइसिंग देखते हो, जैसे $1000 यूएस में आईफोन रिलीज हुआ, तो वहाँ पे जो कीमत रहती है ना वो विदाउट टैक्स रहती है। अब वहाँ पे टैक्स लग के वो डिपेंड करता है, हर स्टेट का वहाँ अलग रहता है, तो वहाँ कीमत इंक्रीज हो जाती है। और जो $1000 कीमत है ना, उस कीमत में एप्पल बेच रही है और उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। इंडिया में जब कोई प्रोडक्ट आता है ना, तो उसके पास दो टाइप की चीज़ें लगती है। चाइना से बन के आ रहा है, किसी दूसरी कंट्री से बाहर से बन के आ रहा है, तो पहले तो उसमें आपको 20% का जो कस्टम ड्यूटी होती है वो देनी पड़ती है, तो उससे कीमत ज़्यादा हो जाती है। और फिर 18% GST और देना पड़ता है, तो उससे भी कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो ये दो ऐसे फैक्टर है जिससे जो कीमत होती है फ़ोन्स की वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद कुछ अलग अलग कॉस्ट भी जुड़ जाते हैं, जैसे रिटेलर के कॉस्ट और जो शिपिंग कॉस्ट होते हैं। तो इससे करते करते थोड़ी सी आईफोन की कीमत ज़्यादा हो जाती है। और देखा जाए तो इंडियन रुपये और डॉलर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इस चीज़ को भी वो नज़र में लेते हैं और एक फिक्स सेट करते हैं कि हाँ ये एक चीज़ है जहाँ पे स्टेबिलिटी रह सकती है और इस प्राइस पे हम लॉन्च कर सकते हैं, जहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर थोड़ा ज़्यादा भी डॉलर का प्राइस हो जाए तो उसके बावजूद भी हम जो प्रॉफिट है वो कमा लें। तो ऑल एंड ऑल कहानी ये रहती है। बेसिक में मैंने आपको बता दिया, कस्टम ड्यूटी लगती है, GST लगता है, और बाहर की जो प्राइसिंग होती है उसे हम इंडिया में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर जो प्राइसिंग रिवील की जाती है वो विदाउट टैक्सेस के साथ की जाती है। और इंडिया में जो फाइनल प्राइसिंग हम देखते हैं वो विद टैक्स एंड विद कस्टम ड्यूटी, यानी कि GST और कस्टम ड्यूटी मिला के होती है। तो आज की कहानी बस यहीं खत्म होती है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बात बताना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे कोई कमेंट है आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो पूछना पूछ सकते हो। थैंक यू आपका देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।